रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एस के सर में। हम एक मिशन पर है जिस मिशन का नाम है मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड। हम ये चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 11th-12th में जाने के बाद जब नीट और जेई जैसे नेशनल लेवल एग्जाम के लिए सीबीएसई पढ़ के आने वाले बच्चों के साथ compete करेंगे तो हमारे बच्चे उनको हराने चाहिए। तो इसके लिए मैं एस के सर आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जनरल साइंस यानी कि साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं उनका पूरा सिलेबस एक अलग तरीके से, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ अच्छे अच्छे नोट्स डिजाइन किए हैं, बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज भी बनाए हैं। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये इसका पार्ट 3 है। मैं डिटेल में समझाता हूं, अच्छे से समझो। अगर आप YouTube पे चले जाओगे और वहां पे टाइप करोगे MAJOR मेजर फिजिक्स एस के सर, तो एक बहुत बेहतरीन, एक प्यारा सा, एक मस्त ब्यूटीफुल सा एक YouTube चैनल आ जाएगा। पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसके प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे तो आपको पहले मिलेगी वहां पे क्लास 6 की एक प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 6 के आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक के 16 टॉपिक्स है उसमें के 12 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज, फाउंडेशन, सब कुछ कंसेप्ट पढ़ा के बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। उसके बाद आता है क्लास 7 की प्लेलिस्ट। क्लास 7 में टोटल 20 टॉपिक है। ये इंडेक्स है बेटा क्लास 7 के टेक्स्ट बुक का। क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। सबसे पहले मैंने उसमें ये टॉपिक पढ़ाया है, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। टोटल कितने हो गए? 4। इसके बाद उस प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल कितने हो गए? 8। फिर हम इससे मूव कर गए थे केमिस्ट्री के सिलेबस पे, ये 9th टॉपिक था और हमने ये 10th टॉपिक शुरू किया है। उस प्लेलिस्ट का ये 10th टॉपिक है। इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है और बेटा ये पार्ट 3 है। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 11th-12th केमिस्ट्री में काम आने वाला है, इसका ये पार्ट 3 है। आज के लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी और एक्सरसाइज सॉल्व होगी बोर्ड पेपर की, मतलब रिटन एग्जाम की, और उसके साथ साथ 50 एमसीक्यू भी का सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है ये एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस लेक्चर को प्ले कर चुका है तो मैं उससे से कम ये सजेस्ट करूंगा कि बेटा पहले जाके आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें समझाई थी। फटाफट मैं आपको स्लाइड शिफ्ट करा देता हूं, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर खुद बहुत लंबा होने वाला है। बहुत सारा अभी टॉपिक हमारा बाकी है, ये मैंने समझा दिया था आपको। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम मिल जाएगा, या फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं। यहां तक हमने ये सारा कंटेंट कवर कर लिया है अभी तक। ये भी हो गया अपना, ये सब मैंने एलिमेंट कंपाउंड, ये बहुत अच्छा एक टास्क भी दिया था मैंने आपको वीडियो बनाने का, ये टेबल याद करने के लिए बोला था। ठीक है, ये सब मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया है, ये भी समझा दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा हो चुका था। आई थिंक पार्ट 2 में हम यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक, यस यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 का पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बेटा मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले होते हैं। केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब, देखो भाई, जो फॉर्मूला उस केमिकल कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फटाफट मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। मान के चलो मैंने एक कंपाउंड ले लिया। कंपाउंड मतलब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होने के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है सिंपल वाटर। वाटर एक कंपाउंड है जो किससे मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है H2O। तो ये वाटर का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जो भी फॉर्मूला
मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड विच शोज, वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। वो क्या बताता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, और उसके कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, ये भी बता रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और वो बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम है और कितने एटम्स है, ये बताने वाले फॉर्मूले को बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेस्ट एग्जांपल बेटा, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, तो इससे हमको पता चल रहा है कि वाटर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, तो CO2 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमन साल्ट, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है उसके मॉलिक्यूल में एक, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो ये जो हो गया बेटा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ आपको, जैसे मान लो अमोनिया है, क्या है बेटा, अमोनिया। लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको समझा रहा था, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH3। ये फॉर्मूला ये बताता है कि इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। ऐसे ही मीथेन, मीथेन बेटा, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। ये बता रहा है कि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हैं। ऐसे ही बेटा और फॉर्मूला कौन सा हो गया, मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। ये बता रहा है इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसका नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक हमको सवाल पूछा है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ टेबल। क्या है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसमें एलिमेंट कौन कौन से पता करना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है और उसके अलग अलग कंपोनेंट पता करने हैं। और हमको कौन कौन से कंपोनेंट दिया है, ये सब, इन सब के ब्लू विट्रॉल, अमोनियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, चॉक, वॉशिंग सोडा, सॉल्ट, अलम, इन सब का हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाउंड वाटर की, मोस्ट कॉमनली यूज कंपाउंड वाटर। तो पानी में क्या क्या होता है, याद रखो, पानी में हाइड्रोजन होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है। तो कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। रट के चलो बेटा, मैंने आपको लेक्चर 2 में भी समझाया था। CBSE पढ़ने वाले बच्चों को बीट करना है तो अपनी मेमोरी बढ़ाओ। मेमोरी बढ़ाने का तरीका यह है कि पहले चीजों को समझो, समझ के उसको इतने बार रिवाइज करो, इतने बार रिवाइज करो, इतने बार रिवाइज करो कि दिमाग में छप जाए। तो दिमाग में छप जाने की एबिलिटी बढ़ेगी तो तुम्हारे दिमाग की मेमोरी भी बढ़ेगी। देखोगे याद हो जाएगा, देखोगे याद हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसका, H2O। और वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सर वाटर लाइफ है, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओके। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब उसमें बहुत सारी चीजें पिघल जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये क्या आ रहा है इसमें, एक्टिवेट विंडोज, हट जा भाई, नहीं करना है हमको। गो टू द सेटिंग टू एक्टिवेट विंडोज, नहीं भाई हमको करना ही नहीं है, बाद में देख लेंगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, समझो समझो क्या बोल रहा है। दूसरा, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब बेटा नमक, ठीक है। नमक में सोडियम होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, और क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ये सब डेटा है, याद करना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ओके। सिंबल क्या है, एक सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है, इसको मिला के इसका फॉर्मूला बन गया NaCl, इसलिए इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ये नमक, सिंपली नमक, बिना नमक के तो खाना ऐसे लगता है जैसे क्या ही बताऊं आपको, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नमक एक फूड प्रिजर्वेटिव है। जैसे हम पिकल, जो जिसको लोणचं बोलते हैं मराठी में, इन हिंदी इट इज कॉल्ड अचार। अचार में हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, ज्यादा दिन तक वो खराब ना हो, तो उसको फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। और खाना पकाने के भी काम आता है, नेसेसरी फॉर फूड कुकिंग, खाना पकाने के भी काम आ जाता है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला रट लेना। तीसरा, एलम। एलम मतलब बेटा क्या बोलेंगे, एलम इन मराठी कॉल्ड तुरटी, तुरटी बोलते हैं मराठी, अलम मराठी में तुरटी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये ऐसे कुछ एलम होता है। एलम का यूज कहाँ किया जाता है? गंदा पानी जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एलम को पानी में घुमाते हैं ताकि पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो उससे चिपक जाती हैं। तो पानी को प्योर करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं, ये भी एलम है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, देखो भाई एलम में क्या क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सिंबल के, एल्यूमिनियम होता है Al, सल्फर होता है S, हाइड्रोजन होता है H, ऑक्सीजन होता है O। तो कितने पोटेशियम होते? 2 पोटेशियम, 2 एल्यूमिनियम, 4 सल्फर, 48 हाइड्रोजन और 40 ऑक्सीजन, इसको मिला के बनता है बेटा एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2SO4। लिख लिख के रटना है इसको, लोड नहीं लेना, समझने जैसा कुछ नहीं है इसमें, रटो इसको, लिख लिख के याद करो। K2SO4 डॉट Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2O। ये 24H2O मतलब 24 पानी के मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि भाई एलम को अगर हम ओपन टू एटमॉस्फेयर रखेंगे तो उसमें के पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा और उसका वजन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको एफिनिटी बोलते हैं। एफिनिटी मतलब आकर्षता इन मराठी, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है ना। तो अगर हम एलम को ओपन टू एटमॉस्फेयर रखेंगे तो एयर में के वाटर मॉलिक्यूल को सोख लेगा और उसका वजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एफिनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, बस ये फॉर्मूला रट के चलना है। तो K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2O, ये उसका फॉर्मूला है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इट टू रिमूव द डिजॉल्व्ड साल्ट इन इम्प्योर वाटर। सिंपल सी चीज है, वाटर इम्प्योर क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम उसमें एलम को मूव करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में एलम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, ब्लू विट्रॉल। ऑब्वियसली ब्लू कलर का होता है इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल के एलिमेंट कौन कौन से है भाई, ब्लू विट्रॉल में कॉपर होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एक कॉपर, एक सल्फर, 5 ऑक्सीजन, 10 हाइड्रोजन। इसका जो फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O। अगेन ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसको पानी की एफिनिटी होती है, इसको अगर हम ओपन टू एटमॉस्फेयर रखेंगे तो एक कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं इसको, एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल 5 पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे उसका कलर ब्लू लगने लगता है। क्योंकि पानी का कलर कैसे होता है, ब्लू होता है। तो वो भी ब्लू क्यों लगता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को ओपन टू एटमॉस्फेयर रखेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि बेटा उसको पानी से बहुत प्यार होता है। एफिनिटी बोलते हैं उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो पानी एब्सॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, ब्लू विट्रॉल का। इसका यूज कहां होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मीसाइड्स, जर्म्स को मारने के लिए, साइड्स मतलब टू किल द जर्म्स। उसके बाद वीडीसाइड्स, वीडीसाइड मतलब घास वास, आपके बारिश में बरसात के सीजन में क्या होता है, हमारे घर के सामने आंगन में बहुत सारा घास बढ़ जाता है, बहुत सारा तन, जिसको मराठी में बोलेंगे तननाशक, तननाशक मतलब उस पर हम क्या करते हैं, एक पाउडर डालते हैं, पाउडर डालने से वो घास ऑटोमेटिक मर जाता है, उसकी ग्रोथ होती है क्या, नहीं, तो उसको बोलते हैं वीडीसाइड। उसके बाद फंगाई को मारने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं फंजीसाइड्स। तो ये जो ब्लू विट्रॉल है इसका यूज कहाँ होता है, जर्मीसाइड, जर्म्स को मारने के लिए, घास को मारने के लिए, घास बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उस पर ये पाउडर डाल दो, घास वहां पे नहीं बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वो मर जाएगी। फंजीसाइड जो फंजाई होते हैं उसको मारने के लिए, और पेंट्स में भी इसका यूज होता है, वो जो होता है ना पेंट्स, दीवारों को पेंट करने के लिए जो पेंट बनता है उसमें भी इसका यूज होता है। ये सारी चीजें आपको रटनी है, ठीक है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, याद रखो बेटा, याद रखो, NH3, NH3 होता है अमोनिया। ये सारी चीजें रटने की है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस इसको टाइम निकाल के लिख लिख के रटना है। जो जितना ज्यादा रटेगा वो उतनी बुरी तरह से CBSE के बच्चों को हरा सकता है। NH3 मतलब अमोनिया, और NH4 मतलब बेटा अमोनियम, याद रखो, NH4 मतलब अमोनियम। बेसिक चीजें रटती चलनी है, डिफिकल्ट चीजों में आसानी हो जाएगी। NH4 मतलब अमोनियम, NH3 मतलब अमोनिया, NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया, वेरी सिंपल। तो ये अमोनियम क्लोराइड का बॉटल है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4, NH4 मतलब अमोनियम, क्लोराइड मतलब Cl। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता था, NaCl, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम किसको बोलेंगे, NH4 को, क्लोराइड मतलब Cl। इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन को मिला के बना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका यूज फर्टिलाइजर्स में होता है। फर्टिलाइजर मतलब खाद, जो खाद होती है ना, मतलब
जमीन की क्या बोलेंगे उसको, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, जमीन से ज्यादा अनाज पैदा हो, इसलिए उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका यूज होता है। टाइनिंग ऑफ वेसल, मेटल का करोजन ना हो, मेटल का रस्टिंग ना हो, इसलिए उस पर टिन मेटल का कवर चढ़ाया जाता है, उसको टाइनिंग ऑफ वेसल बोलते हैं। मेडिसिन में, कई तरह के दवाइयों में भी इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट यहां चलते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। देखो भाई, अगर खाने का सोडा भज्जे में नहीं डालेंगे, हम भजिया जो बनता है, तो भजे कुरकुरे नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें खाने के सोडा में क्या होता है, देखो बेटा, हमारा मास्टर जो साइंस हमको पढ़ाता था क्लास 10th में, आई थिंक उनका नाम था, यार क्या नाम था उनका, ठाकुर सर। ठाकुर सर पढ़ाते थे हमको साइंस फर्स्ट, जब मैं 10th में था, 2009 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो बहुत अच्छे से समझाते थे हमको दो चीजें। एक होता था NaHCO3, 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 और एक होता था NaHCO3, और एक होता था Na2CO3। हमारे सर क्या बोलते थे? NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। बाय मतलब खाए, ऐसा समझा देते हमको। सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय मतलब खाए, तो ये खाने का सोडा है। और सोडियम कार्बोनेट मतलब धुने का सोडा। धुने का सोडा मतलब जो वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब बाय, बाय मतलब खाए, बाय मतलब खाए, ऐसा हमको वो समझाते थे शॉर्ट ट्रिक। तो ये हो गया खाने का सोडा। और अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है, Na2CO3, इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो इसमें बाय नहीं है। बाय नहीं है तो ये धुन्याचा सोडा है, धोने का, कपड़े धोने का, वॉशिंग सोडा है। ठीक है ना? तो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसको हम खा सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, NaHCO3 बाय, हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए, तो वो क्या हो गया? खाने का सोडा हो गया। खाने का सोडा बेकिंग सोडा होगा, कुकिंग सोडा हो गया। ठीक है ना? तो NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट, खाए, बाय मतलब खाए, हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए। इसमें क्या क्या होता है सर? सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, और ऑक्सीजन होता है। एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, और तीन ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम, सोडियम बाय कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये बेकिंग में यूज होता है और कुकिंग में यूज होता है, पाव वाव बनाने के लिए। जो पाव में स्पॉन्जीनेस आता है ना, वो इसी बेकिंग सोडा की वजह से आता है। ठीक है ना? तो ये जो पाव होते हैं, ब्रेड होते हैं, वो बनाने के लिए और कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाय कार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए, वेरी सिंपल। और हाइड्रोजन नहीं रहा तो फिर वॉशिंग सोडा बनता है उससे। वॉशिंग सोडा पहले पढ़ लेंगे क्या? ये देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब जिसमें बाय नहीं होता, जिसमें खाए नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए, वेरी सिंपल। तो इसके सिंबल क्या है? दो सोडियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन। फॉर्मूला Na2CO3, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खाए, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इसको मत खाए, इसको धुई धुई धुई, धोते रहो। समझ में आ रहा है? तो ये धुन्याचा सोडा है, इन मराठी कॉल्ड एज, जो कपड़े धोने के लिए काम आता है उसको धुन्याचा सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के काम आता है, शादी के बाद बहुत काम आएगा बीवी के कपड़े धोने के लिए। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। चौक मतलब जो बोर्ड पे लिखने के लिए हम यूज करते हैं ना, खड़ू जिसको बोलते हैं इन मराठी, चौक। ओके, चौक। तो भाई चौक में क्या होता है सर? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O। एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको क्या बोलेंगे? एक होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, वो ठीक है, चलो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज करते हैं, और राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, बोर्ड्स पे लिखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी कर लिया हमने। मिक्सचर, अच्छा एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, एक अलग अलग से स्लाइड लेके। थोड़ा सा हमको स्पीड में चलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम 70 मिनट से ज्यादा लेक्चर को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बैटरी उतर जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान से सुनो। H, H2, H2O, उसके बाद O, O2, उसके बाद OO2, और इसमें लिखेंगे CO2। तो बेटा ये है एटम। क्या है ये? एटम। ये है मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, और ये है कंपाउंड। सही है, ये है कंपाउंड। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? कंपाउंड। तो आराम से समझो कि ये जो एटम है ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब जिसको तोड़ने पर एक ही तरह का मिलेगा। ओके, जैसे इसको इसको तो तोड़ ही नहीं सकते भाई। ओके, इसको अगर तोड़ोगे आप तो एक ही दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है। लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। ये भी क्या है? एटम है, ऑक्सीजन का एटम। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसको तो तोड़ ही नहीं सकते, प्यूरेस्ट फॉर्म है, और इसको अगर आप तोड़ दोगे तो दो अलग अलग ऑक्सीजन मिलेंगे, और दोनों कैसे होंगे? सेम। तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। लेकिन इसको अगर आप तोड़ोगे तो दो अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक कार्बन मिलेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये कंपाउंड है। तो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो नया कंपाउंड, नया चीज जो बनती है उसको बोलेंगे कंपाउंड। और जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, वो भी एलिमेंट होता है। और जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते वो होता है एटम, वो भी एलिमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। मिक्सचर किसको बोलेंगे? बेटा मिक्सचर वो चीज होती है जिसको हम केमिकली नहीं रिएक्ट करते, जस्ट दो चीजों को ऐड कर देते। जैसे भेल, भेल बनाना। भेल में क्या होता है? मुरमुरे डालते हैं, नींबू डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर मिर्ची डालते हैं, कुछ चटनी डालेंगे, इनको मिला के सिर्फ मिक्स कर देते हैं हम। तो केमिकल रिएक्शन होती है क्या? नहीं। तो जिसमें चीजें, नई चीज तैयार नहीं होती, नई चीज नहीं बनती, जस्ट चीजों को आपस में मिलाकर रखा जाता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर के डेफिनेशन में एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई मिक्सचर जब होता है तो कोई नई चीज नहीं बनती, बस चीजों को मिला के रखा जाता है। अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली। केमिकली उनको रिएक्ट करके बनाते हैं क्या? नहीं। तो जस्ट उनको मिक्स करके रखा जाता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जस्ट उनको मिला के रख देते हैं, उसको बोलते हैं मिक्सचर। कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के, उनके ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसके अंदर मेंटेन रहते हैं। जैसे नींबू चाट के देखो, खट्टा लगेगा, और नींबू को पानी में डाल के शरबत बनाओ, वो भी खट्टा लगेगा। तो ओरिजिनल नींबू भी खट्टा है और नींबू शरबत भी खट्टा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नींबू शरबत क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट अपने प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते, जस्ट उनको फिजिकली आपस में एक दूसरे में मिला के रखा जाता है। वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं क्या? नहीं। अगर नया सब्सटेंस बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और एक दूसरे में सिर्फ मिक्स करके साथ रख दिया उनको, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। सिंपल। ओके, तो उसके बाद कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, और कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होता। इसी वजह से अलग अलग एरिया में जो भेल बनती है वो अलग अलग होती है। कोई भैया क्या करेंगे, भेल बनाते वक्त ज्यादा मुरमुरे डाल देंगे तो फीकी लगेगी भेल। कोई भैया क्या करेंगे, भेल बनाते वक्त मिर्ची ज्यादा डाल देंगे तो तीखी लगेगी। कोई खट्टी चटनी ज्यादा डाल देंगे तो वो खट्टी लगेगी। तो कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, कंपाउंड में प्रोपोर्शन फिक्स होता है। कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। एक बार मिक्सचर बन जाता है तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं जिसको मिला के मिक्सचर बना है उनको सेपरेट करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू कंपाउंड। कंपाउंड में जब चीजें मिल जाती है आपस में तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे एयर एक मिक्सचर है, क्योंकि एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे अदर गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बस रहते हैं वो। तो एयर एक मिक्सचर है, सॉइल भी मिक्सचर है, शरबत भी एक मिक्सचर है, भेल एक मिक्सचर है। पानी में अगर नमक डाल दिया तो सॉल्ट वाटर बनेगा, तो वो भी क्या है बेटा? एक मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती, बस चीजों को एक दूसरे के साथ ऐड करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती, कंपोनेंट अपने प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं और कंपोनेंट को सेपरेट करना आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? कंपाउंड के कंपैरिजन में। और कंपाउंड जब बनता है उसमें क्या होता है? दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके नई चीज बन जाती है, और जो नई चीज बनती है वो ओरिजिनल की तरह नहीं होती। जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और दोनों को मिला के जो पानी बनता है वो ना तो जलता है लेकिन ना ही जलने में मदद करता है, वो तो आग बुझाने के काम आता है। तो ये क्या है? कंपाउंड है। दिस इज नॉट मिक्सचर, दिस इज कंपाउंड। तो कंपाउंड में उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज रिटेन
नहीं हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिक्सचर में उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, ट्राई दिस, कुछ मिक्सचर ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं भाई? प्रिपेयर शरबत। शरबत कैसे बनाएंगे भाई? डिड द टेस्ट ऑफ ओरिजिनल इंग्रेडिएंट चेंज? नहीं। शरबत कैसे बनाएंगे? ग्लास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें नींबू शक्कर डालेंगे, थोड़ा मीठा भी लगेगा, थोड़ा खट्टा भी लगेगा। तो नींबू का भी टेस्ट आ गया, शक्कर का भी टेस्ट आ गया। नो, टेस्ट डज नॉट चेंज केमिकली। केमिकली टेस्ट चेंज नहीं हुआ। शरबत क्या है? एक मिक्सचर है। और नमक, शक्कर, नींबू को इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम। कैसे? आगे आ रहा है आपको टेंशन, मतलब प्रिपेयर अ भेल, भेल बनाओ। भेल इज आल्सो मिक्सचर। भेल में क्या होता है? मुरमुरे डालो, थोड़े से तीखी चटनी, मीठी चटनी, प्याज डाल दो, टमाटे डाल दो। ठीक है, बिकॉज इंग्रेडिएंट कीप देयर ओरिजिनल टेस्ट। ओरिजिनल टेस्ट मेंटेन रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो भेल भी क्या है? एक मिक्सचर है। ओके, व्हाट आर द मिक्सचर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? डे टू डे लाइफ में कौन कौन से मिक्सचर यूज होते हैं? एयर। एयर एक परफेक्ट मिक्सचर है। एयर में क्या होता है सर? मैक्सिमम तो उसमें नाइट्रोजन होता है, बचा हुआ ऑक्सीजन होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऑर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, अदर गैसेस होते हैं, पोल्यूशन वाला धुआं होता है, स्मोक होता है, ये सारी चीजें होती है। दूध, दूध भी एक मिक्सचर है। टी एक मिक्सचर है। चाय, कॉफी, लेमन जूस, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, पेट्रोल, डीजल, भेल, सलाड, ये सब क्या है बेटा? मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं बन रही। ऑल मिक्सचर आर यूजफुल टू अस? नहीं बेटा, ऐसी जरूरत नहीं है। कुछ मिक्सचर यूजफुल होते हैं, कुछ मिक्सचर यूजफुल नहीं होते। नो, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट यूजफुल। सभी मिक्सचर यूजफुल नहीं होते। सब मिक्सचर्स आर हार्मफुल, कुछ नुकसान वाले भी होते हैं। जैसे पोल्यूटेड एयर। अगर एयर में हमने बहुत सारा स्मोक मिक्स कर दिया, या फिर बहुत सारी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही, जैसे दिल्ली में आप चले जाओगे, आपने सुना होगा न्यूज में कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाड़ियों का जो नंबर है, वो तो गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा धुआं एयर में मिल गया है। तो वो एक मिक्सचर है, क्योंकि एयर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, धुएं को हटा सकते हैं एयर प्यूरिफायर का यूज करके। ओके, उसके बाद डर्टी वाटर। डर्टी वाटर मतलब पानी में अगर कुछ गंदी चीजें, अनवांटेड वाटर हमने छोड़ दिया, या फिर किसी फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो अच्छे पानी में हमने मिला दिया, तो डर्टी पानी बन गया वो। तो वो भी बेटा अनयूजफुल है, हार्मफुल है हमारे पास। उसके बाद अडल्टर्ड अडल्टरेटेड फूड। क्या बोलेंगे इसको? अडल्टरेटेड फूड। अडल्टरेटेड फूड मतलब मिलावटी खाना। मिलावटी खाना जो होता है ना, खाने में मिलावट कर दी, कुछ अनवांटेड चीज, जैसे दूध में हमने बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, तो उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अडल्ट्रेशन मतलब खाने में मिलावट करना। मिलावटी खाना भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर? सेमोलिना। सेमोलिना मतलब रवा। इन मराठी इट इज कॉल्ड एज रवा। हमने रवा ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, और आयरन ऐड कर दिया, तो एक मिक्सचर बन गया। क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके पास मैग्नेट ले आऊंगा। इस मिक्सचर के पास मैग्नेट ले आऊंगा। जैसे ही मैंने मैग्नेट ले आया, सारा आयरन इससे चिपक जाएगा। तो ये जो मिक्सचर था, सेमोलेना मतलब रवा, नमक और आयरन, तो रवा तो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, रवा मेटेलिक थोड़ी होता है, और खाते हैं भाई हमको उसको। ओके, सॉल्ट भी मेटेलिक नहीं होता, तो सारा आयरन किसको चिपक जाएगा? मैग्नेट को चिपक जाएगा। तो मिक्सचर से मैग्नेट तो सेपरेट हो गया भाई। अब क्या बचा उसमें? रवा बचा और नमक बचा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पानी डाल दूंगा। तो जैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया, सारा नमक पानी में घुल गया, है कि नहीं? सारा नमक पानी में घुल गया। अब बचा क्या? रवा। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर पेपर से उसको छान लूंगा। छानते ही क्या हो जाएगा, छन्नी में से पानी नीचे चला जाएगा, फिल्टर पेपर से पानी नीचे चला जाएगा, और पानी के साथ साथ घुला हुआ नमक भी नीचे चला जाएगा, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचेगा? रवा बचेगा। तो रवा सेपरेट हो गया, पानी के साथ नमक चला गया, और आयरन तो वैसे ही सेपरेट हो गया। किसके वजह से? मैग्नेट की वजह से। लेकिन सर अब एक चीज हो गई, नमक पानी में घुला हुआ है, तो नमक पानी कैसे सेपरेट करोगे? तो उसको सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन से। एक बहुत अच्छी मेथड है। मतलब एग्जैक्टली क्या करोगे सर? नमक जो पानी में घुला हुआ है उसको मैं गर्म कर दूंगा, तो गर्म करने पर पानी की भाप बन जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा, और कंटेनर में क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। बस इस सिंपल से प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। मैं समझाता हूं आपको। तो रवा, सॉल्ट और आयरन को मैं कैसे सेपरेट करूंगा? सबसे पहले मैग्नेट ला लूंगा, तो आयरन उसको चिपक जाएगा। फिर रवा और नमक के सोल्यूशन में पानी डाल दूंगा, पानी में नमक घुल जाएगा, और उसको छान लूंगा, तो फिल्टर पेपर के ऊपर सारा रवा रह जाएगा, और नमक पानी के साथ फिल्टर होके नीचे चला जाएगा। फिर सॉल्टी पानी मिल जाएगा, उसको गर्म करूंगा, पानी भाप बन के बाहर निकल जाएगा, कंटेनर में क्या बच जाएगा? नमक। तो इस तरह से मैं तीनों को सेपरेट करूंगा। तो सेपरेट आयरन फाइलिंग, सबसे पहले मैं आयरन फाइलिंग को सेपरेट करने के लिए मैग्नेट का यूज करूंगा, तो सारा आयरन फाइलिंग उसको चिपक जाएगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेता है। अब रवा कैसे सेपरेट करूंगा, सेमोलिना कैसे सेपरेट करूंगा? ऐड वाटर, पानी डाल दो, सॉल्ट डिसॉल्व, पूरा नमक उसमें घुल जाएगा,
फिल्टर द मिक्सचर, उसको छान लो। तो सेमोलेना रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर कौन बच जाएगा, सारा रवा उस पे बच जाएगा और नमक पानी के साथ घुल के पानी के साथ चला जाएगा। सेपरेट सॉल्ट, सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, इवेपोरेट द वाटर सॉल्ट इज ऑब्टेन, जो नमक घुला हुआ पानी है उसको गर्म करो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और कंटेनर में नमक बच जाएगा। फाइनल कंपाउंड आयरन फाइलिंग कैसे सेपरेट करेंगे, मैग्नेट से, सेमोलेना फिल्ट्रेशन से और सॉल्ट इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन मतलब पानी की भाप बनना गर्मी के कारण, हीट के कारण, ठीक है। तो इस तरह से मैं इन तीनों को सेपरेट कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावटी खाना, मिलावट करना। डेफिनेशन, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द फूड, खाने के अंदर अनवांटेड चीजें ऐड करना, मतलब हम क्या करेंगे, कुछ इम्प्यूरिटी खाने में ऐड कर देंगे, मिलावट कर देंगे खाने में, उसको मिलावटी खाना बोलेंगे, एडल्ट्रेशन बोलेंगे। जैसे होता है ना आजकल मिर्ची में इटकर पीस के मिलाते हैं, चावल में कंकड़ डाल देंगे ताकि कंकड़ भी चावल के भाव बिके, शक्कर में सफेद कलर के कंकड़ डाल देंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे एडल्ट्रेशन, मिलावट करना, खाने में मिलावट करना। जैसे दूध में पानी डाल देना, मिलावट हो गया भाई, दूध में पानी डालना मतलब मिलावट हो गई वो। स्टोन्स मिक्स इन राइस, चावल में पत्थर ऐड कर देना। सैंड मिक्स इन शुगर, शक्कर में व्हाइट कलर की सैंड ऐड कर देना ताकि लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, गलत होता है ये। तो ये सब, ये तीनों चीजें क्या है, अडल्ट्रेशन कहलाती है। अडल्ट्रेशन मतलब खाने वाली चीजों में मिलावट ऐड करना, इंप्यूरिटी ऐड करना। सच मिक्सचर्स आर हार्मफुल, ये सभी मिक्सचर कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। भाई शक्कर में अगर रेती ऐड होगी और वो तुम खाओगे तो हमारे पेट में सैंड चली जाएगी, विच इज वेरी डेंजरस, समझ में आ रहा है। उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को सेपरेट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब जैसे चाय छानते हैं ना हम, चाय पत्ती अलग कर देते हैं, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन, चाय में से पत्ती सेपरेट करने के लिए छन्नी से हम उसको छान लेते हैं तो चाय आगे चली जाती है और पत्ती छन्नी में अटक जाती है। दूसरा स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब बेटा जैसे ये नहीं होता पास्ता, पास्ता हम उबालते हैं, उबले हुए पास्ते को छन्नी में डाल देते हैं तो उबला हुआ पानी बड़े बड़े छेद से नीचे गिर जाता है और सारा पास्ता, उबला हुआ पास्ता कंटेनर में रह जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेनिंग बोलेंगे। उसके बाद सिफ्टिंग, सिफ्टिंग मतलब आटे को छानना, आटे को छानते हैं हम घर पे, पहले क्या करते हैं हम गेहूं को पीस लेते हैं और उसको छान लेते हैं, तो छानने के कारण सारा जो आटा होगा वो छन्नी में से नीचे आ जाएगा और उसके अंदर जो भूसा होता है वो ऊपर बच जाएगा, आटे के अंदर का भूसा ऊपर बच जाएगा। तो ये क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आटे का साइज बहुत कम है और भूसे का साइज बड़ा है, तो अलग अलग साइज के पार्टिकल को सेपरेट करना उसको बोलते हैं बेटा सिफ्टिंग, छन्नी से छान लेना, ठीक है। उसके बाद पिकिंग, पिकिंग मतलब पत्थर चुनना, जैसे हम घर में करते हैं ना पिकिंग, हैंड पिकिंग करते हैं, जवारी चुनते हैं, गेहूं चुनते हैं, गेहूं के अंदर के काले कलर के मिट्टी की पत्थर ऐसे चुन चुन के हटाते हैं, गेहूं जवारी चावल इसको चुन के हटाते हैं। ये सब सारे पत्थर जो चावल में थे, जो गेहूं में थे अडल्ट्रेशन में, वो सब हमने चुन के ऐसे हाथों से देख के, बड़े बड़े साइज के होते इसलिए उनको हटा दिए। उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब मान लो कि एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या रख दिए, एप्पल, एप्पल रख दिए, उसके बाद प्लस ग्रेप्स रख दिए, ग्रेप्स रख दिए, एप्पल ग्रेप्स और चीकू रख दिए, तो हम आसानी से इनके साइज के बेसिस पे चुन चुन के सारों को हटा के रख देंगे, साइज के हिसाब से सारे फलों को हम अलग कर सकते हैं, तो उसको सॉर्ट करना मतलब एप्पल एक तरफ रख दिए, ग्रेप्स एक तरफ रख दिए और चीकू को एक तरफ रख दिया। उसके बाद विनोइंग, विनोइंग मतलब हम ये घर गांव में देखा होगा आपने, जब हम क्या करते हैं बेटा कि किसी जैसे सोयाबीन हो गया, ज्वारी हो गई, गेहूं हो गया, जब इसको हल्लर करते हैं, हल्लर इन द सेंस क्या होता है, देखो जब गेहूं का झाड़ होता है तो गेहूं में क्या होता है, ऐसे करके इसके अंदर गेहूं होते हैं, तो गेहूं होते हैं तो हम इसको पीसते हैं, इसको पीस के क्या करते हैं, फिर गेहूं के साथ कुछ भूसा, भूसा टाइप या लकड़ी, हल्का सा भूसा उसके साथ मिक्स होता है। तो हम अपने गाँव में देखा होगा महिलाएं क्या करती हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर ये जो मिक्सचर होता है गेहूं प्लस उसके अंदर जो भूसा होता है उसको ऊपर से नीचे फेंकती हैं, जिसके कारण उसको हवा लगती है, एयर लगती है, और एयर लगने की वजह से इसके अंदर का जो भूसा होता है जो वजन में हल्का होता है वो हवा के साथ उड़ के सेपरेट हो जाता है, यहाँ गिर जाता है, और जो गेहूं होता है जो वजन में हेवी होता है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगती है और सारा गेहूं यहाँ जमा हो जाएगा और गेहूं के साथ
साथ मिट्टी के पार्टिकल भी नीचे जमा हो जाएंगे, फिर उसका हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। इसमें से जो मिट्टी के पार्टिकल है वो हाथ से चुन के हम अलग करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भूसा होता है वो भूसा हवा लगने के कारण हवा की वजह से आगे चला जाएगा, उड़ के उधर चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, विनोइंग बोलेंगे। गांव में बहुत करते हैं ये। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत आसान है। क्या करो, सॉल्यूशन में एक मैग्नेट पकड़ लो, मिक्सचर में क्या करो, एक मैग्नेट पकड़ो, तो मिक्सचर के अंदर जो भी मैग्नेटिक चीजें होंगी सारी क्या हो जाएगी, मैग्नेट से चिपक जाएगी। ओके, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये मिक्सचर सेपरेट करने का एक तरीका है मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे होता है, देखो, अगर हम समंदर के पानी का इवेपोरेशन करें, समंदर के पानी को रोक दे और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाए सन में, तो सूरज के रोशनी के कारण पानी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब इस समंदर के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मेरे भाई समंदर का पानी खारा होता है, क्योंकि समंदर के पानी में नमक पिघला हुआ होता है। तो जब समंदर के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पानी की तो भाप बन जाएगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और पानी चला जाएगा तो क्या बचेगा, नमक बचेगा। सिंपल। तो इस तरह से इवेपोरेशन से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं हम, देखो सर, विनोइंग में जो ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स को ऐसे टेबल के ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे फेंका जाता है। नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, ग्रेन्स और उसके अंदर के जो मिट्टी के पार्टिकल है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, वो हेवी होते हैं, वजन ज्यादा होता है उसका, तो वो हवा से उड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके अंदर जो भूसा होगा, जो हल्का मतलब क्या बोलेंगे उसको, हल्का भूसे जैसा जो कचरा होगा या लकड़ी जैसा हल्का कचरा होगा, वो उसको हवा लगते ही एयर के वजह से क्या होगा, उसमें का जो हल्का कचरा होगा वो उड़ के सेपरेट हो जाएगा और सारी हेवी चीजें यहां जमा हो जाएंगी। इसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर पार्टिकल यूजिंग विंड। हवा के मदद से हल्के और वजनदार पार्टिकल को सेपरेट करने के प्रोसेस को विनोइंग बोला जाएगा। जो लाइटर पार्टिकल्स है ब्लोन अवे विथ विंड, हवा के साथ उड़ जाएंगे। जो हल्के पार्टिकल है हवा लगते ही उड़ के आगे चले जाएंगे, और जो वजनदार हेवियर पार्टिकल है वो ग्रेविटी के कारण यहां जमा हो जाएंगे। ओके, सेपरेटिंग हस्क या चाफ। हस्क मतलब भूसा, फ्रॉम ग्रेन्स। ग्रेन में से ज्वारी, गेहूं, सोयाबीन, इसमें से जो भूसा होता है उस भूसे को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, विनोइंग बोला जाएगा। सिंपल है, हम गांव में बहुत बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीविंग। सीविंग मतलब आटे को छन्नी से छानना, और छान के जो बारीक पार्टिकल होते हैं उसको सेपरेट कर लेना, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं जिसको भूसा, वो छन्नी में जमा हो जाते हैं। ओके, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट पार्टिकल इन साइज। अलग अलग साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग यूज करते हैं। सीव हैज स्मॉल होल। सीव मतलब छन्नी, छन्नी को छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं। स्मॉलर पार्टिकल उसमें से आसानी से पास हो जाएंगे, छन्नी में से छोटे छोटे पार्टिकल पास होकर नीचे चले जाएंगे, और साइज छोटा होने के कारण छन्नी के जो छेद होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल अटक जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। बिगर पार्टिकल रिमेन ऑन द सीव। छन्नी के अंदर बड़े पार्टिकल अटक जाएंगे। ओके, सेपरेटिंग ब्रान फ्रॉम फ्लोर। आटे से भूसे को सेपरेट करना। ब्रान मतलब बड़ा बड़ा मोटा भूसा जो होता है वो। ओके, उसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब बहुत आसान है, जैसे हम चाय पत्ती छानते हैं। ओके, तो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो चीजें घुलती नहीं है, पिघलती नहीं है, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जैसे अभी हमने रवा पानी में मिलाया, देखो भाई, रवा नमक दोनों को सेपरेट करना था, तो रवा और नमक के मिक्सचर में हमने पानी डाल दिया, तो जो नमक था वो पानी में घुल गया। लेकिन रवा पानी में घुलता है क्या, नहीं, तो हमने उसको छान लिया। तो जैसे ही छान लिया तो रवा ऊपर रह गया और नमक पानी के साथ नीचे चला गया, क्योंकि पानी में नमक डिजोल्व होता है, रवा डिजोल्व नहीं होता। ऐसे ही सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे चाय पत्ती। चाय पत्ती पूरी तरह से घुलती है के अंदर, नहीं, तो चाय पत्ती को चाय से सेपरेट करने के लिए हम छन्नी से छान लेते हैं। ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल चीजें होती हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। छन्नी जो होती है, फिल्टर पेपर या छन्नी जो होती है, उस के थ्रू अगर हम इसको पास करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, और जो पार्टिकल लिक्विड में घुल गए हैं वो फिल्टर पेपर को पास करके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन की मदद से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम
मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर। हैंड पिकिंग मतलब ज्वारी चुनना, गेहूं चुनना, हम गेहूं में से पत्थर ऐसे चुन चुन के निकाल के बाहर फेंकते हैं, सिंपल। हैंड पिकिंग इज यूज व्हेन अनवांटेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड कैन बी इजीली सीन। जैसे गेहूं में काले मिट्टी के पत्थर होते हैं खेत में के, तो हम क्या करते हैं, वो आंखों से दिखाई भी देते हैं, ऐसे पत्थर चुन चुन के बाहर फेंक देते हैं, सिंपल। ओके, द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय हैंड, हाथों से निकाल के फेंका जाता है। रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द राइस और पल्सेस, दाल या चावल में से पत्थर चुनना, सिंपल मेथड है। चर्निंग ऑफ कर्ड, चर्निंग ऑफ कर्ड क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूज स्पिनिंग रोटेशनल मोशन। जैसे हम मक्खन बनाते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम मक्खन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में दही है, दही में हम क्या करते हैं, ऐसा एक रॉड गोल घुमाते हैं। तो गोल घुमाने से क्या होगा, अंदर जो मक्खन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये दही घूमने के कारण आपस में चिपक जाते हैं, और आपस में चिपक के मक्खन का ऐसा बंडल बन जाता है। तो ये मक्खन का बंडल हम आसानी से हाथों से हटा सकते हैं। लेकिन अगर मक्खन का बंडल नहीं बनेगा, बड़ा सा उसका लंप नहीं बनेगा, तो हम ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मक्खन के होते हैं उसको उस सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे हांडी में रख के अगर उसको ऐसे ऐसे हिला के ऐसे मूव करके अगर हम उसको इसके अंदर रोटेट करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे अंदर, तो मक्खन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो आपस में चिपक जाएंगे, उसका लंप बनेगा, और लंप बनते ही उसको हम आसानी से चम्मच से या हाथ से हटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूज प्रिपरेशन टेक्निक क्या होती है आगे मैं आपको समझाऊंगा। ओके, यहां चलते हैं। डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान मेथड है, बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से सुनो। डिस्टिलेशन मेथड में क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। हम एक फ्लास्क ले लेंगे, ऐसे राउंड फ्लास्क। ओके, इसमें क्या करेंगे, सी वाटर लेंगे, समंदर का पानी। समंदर के पानी में क्या होगा, पानी होगा, और पानी में डिजॉल्व साल्ट होगा, पिघला हुआ नमक होगा। ठीक है, हम इसको करेंगे गरम, बहुत आसान होता है। बचपन में हम जब ऐसे डायग्राम देखते थे तो हमको डर लगता था, हमको लगता था यार क्या होगा, कैसे आंसर लिखूं इसका, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रबर बंग से बंद कर दिया, इसमें रखा जाता है थर्मोमीटर जो टेम्परेचर गिनने के काम आता है। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है बेटा, ऐसे करके एक ट्यूब निकाली जाती है, ग्लास की ट्यूब ऐसे करके, और ये ट्यूब आगे जाती है, आगे जाके यहाँ पर एक फ्लास्क रख देंगे हम ऐसे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ना बेटा कुछ अरेंजमेंट होती है इसके कूलिंग के लिए, ये ऐसे कूलिंग के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पानी भेजते हैं, ठंडा पानी, ठंडा पानी भेजेंगे तो इतने रीजन का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। ठंडा पानी रखते हैं यहाँ पे ताकि हम जो स्टीम बनने वाली है उसको ठंडी कर पाए। देखो बहुत आराम से देखो, जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे, वाटर को जो सॉल्ट वाटर है उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इसमें का जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा इस थर्मोमीटर पे, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखेंगे, तो ये समंदर का जो पानी है जिसमें पानी प्लस सॉल्ट है, तो ये पानी इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेशन हो जाएगा इसका, और ये पानी की बनेगी भाप, स्टीम बनेगी, ये स्टीम बनेगी, और ये स्टीम हल्की होके ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये तो बंद है ना, ये बंद होने की वजह से यहाँ पे एक ग्लास की ट्यूब है, तो स्टीम ग्लास के ट्यूब में से इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। जैसे ही ये स्टीम इससे पास होगी, स्टीम ठंडी हो जाएगी। स्टीम ठंडी होने के बाद क्या होगा सर, स्टीम ठंडी होने के बाद उसका होगा फ्यूजन। फ्यूजन होगा मतलब स्टीम ठंडी होने के बाद उसका बनेगा पानी। जैसे इसका पानी बनेगा, ये फ्लो होते हुए यहाँ आएगा, और यहाँ पे टिप 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 बरसा पानी हो जाएगा। ठीक है, टिप टिप बरसा पानी होके इस कंटेनर में क्या जमा हो जाएगा, सारा पानी जमा हो जाएगा, और यहाँ पे सारा सॉल्ट बच जाएगा। समझ में आ गया, बस इतना सिंपल होता है, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन टेक्निक से हम जो सॉल्ट वाटर होता है या समंदर का पानी होता है उसमें से पानी और नमक को सेपरेट कर सकते हैं। पढ़ लेते प्रोसीजर, देखो क्या बोल रहा है। टेक सम सॉल्ट वाटर इन राउंड बॉटम फ्लास्क, ये जो है ना बेटा इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। इसमें हमने सॉल्ट वाटर ले लिया, मतलब पानी भी है और उसमें नमक भी है। अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे क्या है बेटा, एक बर्नर है जिसको आग लगा के ऐसे इसको एक जाली पे रख के गर्म किया जा रहा है। इसमें थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर गिनने के काम आने वाला है। जब हम इसको गर्म करेंगे, थर्मोमीटर जब 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होके उसकी बनेगी स्टीम, और ये स्टीम ऐसे पास होगी यहाँ से, और यहाँ पे क्या है बेटा, देखो कंडेंसर वाटर है, ये पानी है, ठंडा पानी है। जैसे स्टीम यहाँ आएगी,
ये कंडेंस हो जाएगा पानी और ये बहते हुआ पानी कहाँ आ जाएगा इसमें, तो ये प्योर पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे। ओके सिंपल। और नमक इवेपोरेट होगा क्या? नहीं। तो फ्लास्क में आखिरी में क्या बच जाएगा? सारा सॉल्ट मतलब नमक बच जाएगा। ओके स्टार्ट हीटिंग। अब क्या करो आप? स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड इन द फ्लास्क, प्लेस ऑन अ वायर गेज। वायर गेज मतलब ये जो जाली है ना बेटा, इस जाली को क्या बोलते हैं? वायर गॉज या वायर गेज बोलते हैं। ओके तो इस वायर गेज पे इस कंटेनर को रख के इसको गर्म करना शुरू करो। फिर ऑब्जर्व द कोनिकल फ्लास्क। अब कोनिकल फ्लास्क को ऑब्जर्व करो, क्या होगा? स्लोली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टार्ट फॉलिंग ऑन इट। स्लोली स्लोली क्या होगा? ये वाटर जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, पानी इवेपोरेट करने लगेगा, इसकी बनेगी स्टीम। ये स्टीम ऊपर जाएगी, गैस होती है ना स्टीम, तो ये ऊपर जाएगी पाइप में से होते हुए जब यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ हमने कंडेंसर रखा है। कंडेंसर मतलब ठंडा पानी। तो जैसे ही स्टीम ठंडे पानी के साथ टच करेगी, कांटेक्ट में आ जाएगी, स्टीम फ्यूज होके ठंडी हो जाएगी स्टीम का, फिर पानी बन जाएगा और ऐसे करके सारा प्योर पानी फ्लास्क में जमा हो जाएगा और सारा नमक इस कोनिकल फ्लास्क में रह जाएगा। ओके एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने जो सॉल्ट वाटर रखा है उसको हीट करेंगे तो गर्म होगा। फिर द वाटर इनटू वेपराइज, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही पानी वेपराइज हो जाएगा, उसका स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा। व्हेन द वेपर्स पासेस थ्रू द इंक्लाइंड ट्यूब, जब ये वेपर्स इस इंक्लाइंड एंगल बनाए हुए ट्यूब में से पास करेंगे, इट्स गेट कूल्ड ड्यू टू सराउंडिंग कोल्ड वाटर। यहाँ पे ठंडा पानी रखा है, इस ठंडे पानी के कारण ये जो स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी और स्टीम जब ठंडी होती है तो उसका बनता है पानी और वो पानी बहते हुए इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जमा हो जाएगा। अब ये खारा पानी होगा लेकिन ये मीठा पानी होगा क्योंकि नमक तो यहीं रह गया और हीटिंग के कारण नमक इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद द वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। इस कंडेंसर में जहां पे ठंडा पानी है, इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही पानी की भाप फिर से पानी बन के इसमें जमा हो जाएगी और ये पीने लायक पानी होगा एकदम प्योर। ओके दस ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इनटू कोनिकल फ्लास्क एंड वाटर फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया? पानी को इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करके ठंडा करके पानी अलग कर लिया, नमक अलग कर लिया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन मेथड। कौन सी मेथड? डिस्टिलेशन मेथड। सॉल्ट रिमेन बिहाइंड द बॉटम इन द राउंड फ्लास्क वर्ल्ड। आगे मैं इसके बहुत बेहतरीन नोट्स दूंगा जिसमें 14 पॉइंट्स होंगे, 14 पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट्स आपको आंसर की तरह याद करने हैं। एक तो डायग्राम भी याद कर लेनी, चलो अभी बता देता हूं। डायग्राम भी याद कर लेनी है। यहां पे चलते हैं, यहां पे कहां गया, बता देता हूं। आंसर आपको ये याद रखना है बेटा, ये याद करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया है। क्या बोल रहा है सवाल? हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। समंदर के पानी से ड्रिंकिंग वाटर कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टोटल 14 पॉइंट्स है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, आप एक तरीके से सीबीएसई के बच्चे को हरा सकते हो ऐसे बड़े बड़े आंसर्स रट के। पहले समझो बाद में रट लो, दिमाग पे प्रेशर डालो और ये सारे जवाब रट लो। ओके बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत छोटे छोटे 14 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। राउंड बॉटल फ्लास्क में समंदर का पानी रखना है, जिसमें समंदर का पानी होगा, पानी के मीठे पानी के साथ साथ नमक पिघला हुआ होगा। हम इसको वायर गेज पे रख के हीट करेंगे, पानी की भाप बनेगी, पानी की भाप ऊपर जाएगी। ये कोनिकल ये जो कोनिकल ये क्या बोलेंगे इसको, कोनिकल ग्लास ट्यूब है, इसमें से ये भाप यहाँ आएगी, कंडेंसर उसको ठंडा करेगा, पानी सेपरेट हो जाएगा, नमक यहाँ रह जाएगा। ठीक है। तो आपको ये आंसर याद करना है और इसको बार बार बोलना है, 5 10 50 बार लिख लिख के इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है। डायग्राम बनाना और रट लेना, एक बेहतरीन डायग्राम बनाना अच्छे से और उसके बाद ये पॉइंट्स लिख के इसको रट लेना। ठीक है बेटा। चलो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से क्या होता है? नमक और पानी को सेपरेट किया जाता है। ठीक है। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ, चलो ये हो गया, डिस्टिलेशन खत्म हो गया। यहाँ चलते हैं, कंक्लूजन क्या निकला? दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके खारे पानी से नमक और मीठे पानी को सेपरेट करना, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड। इम्प्योर लिक्विड को प्योर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड नेचुरली प्योर। मतलब बारिश का पानी प्योर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बारिश का पानी एटमॉस्फेयर से गिरता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, ये सारे गैसेस उस पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब जब पानी जमीन पे गिरेगा तो उसमें मिट्टी भी मिक्स हो जाएगी, तो बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं। तो नो, ये वाटर प्योर नहीं होता। द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड,
जो बादल से गिरने वाला पानी होता है, बारिश होती है, कंप्लीटली प्योर नहीं होता। इट कंटेन डस्ट पार्टिकल, धूल के पार्टिकल होते हैं, धुआं होता है, डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, हवा में के डिजॉल्व गैसेस, या फिर ये जो मोटर वाटर होती है, या फिर ये जो व्हीकल्स होते हैं, इसमें से जो धुआं निकलता है वो भी हवा में होता है, तो बारिश के साथ वो घुल जाता है और पानी के साथ जमीन पे आ जाता है। विच प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर सीन इन द डिस्टिलेशन मेथड? डिस्टिलेशन में क्या देखते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब जब पानी को गर्म करोगे तो बेटा एक टेम्परेचर आएगा जहां पे पानी भाप बन जाएगा, उसको बॉइलिंग बोलेंगे। ओके। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैस बनना, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन, फिर से गैस का लिक्विड बनना। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ओके। कंडेंसेशन मतलब गैस से लिक्विड बनना, जब उसको ठंडा किया जाता है तो गैस से लिक्विड बनना। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस बनना, गर्म करने पर लिक्विड से गैस बनना, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग मतलब गर्म होना, गर्म होना, हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है। और बेटा क्या होता है, नमक और पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते। फॉर व्हाट पर्पस इज डिस्टिल वाटर यूज? डिस्टिल वाटर किस लिए यूज किया जाता है? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, इंजेक्शन के लिए, कार बैटरी में यूज किया जाता है, एसिड की तरह हम उसको भरते हैं, इन्वर्टर बैटरी में यूज करते हैं, अपने घर के इन्वर्टर में नहीं होता, हम बोलते पानी खत्म हो गया उसमें पानी भरो, फिर बॉटल लेके आते हैं मार्केट से खरीद के, वो डिस्टिल वाटर होता है। अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, साइंस के लेबोरेटरी में अलग अलग सोल्यूशन बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल्स। इसमें क्या करते हैं बेटा, जब दो लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उसको बोला जाता है इमिस्क्रिबल लिक्विड। जैसे कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने क्या किया, पानी और ऑयल को मिक्स किया। ब्लू कलर्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी के हैं, मान के चलो ब्लू कलर्ड जो मॉलिक्यूल है वो पानी के हैं, और जो रेड कलर्ड मॉलिक्यूल है वो ऑयल के हैं। किसके हैं? ऑयल के हैं। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, पानी और तेल को मिलाया और मिला के उसको थोड़ा सा हिला के ऐसे मिक्स कर लिया, तो क्या होगा, ये ऑयल और पानी थोड़ी देर के लिए आपस में मिक्स हो जाएंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे, सिर्फ मिक्स होंगे। ये वाटर है, पानी और इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स होते हुए दिखेंगे अपने को। ठीक है, तो आप क्या करना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना बिना डिस्टर्ब किए इसको। तो थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे ही रख दिया, तो आपको पता है ऑयल वजन में हल्का होता है, ऑयल वजन में हल्का होता है, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा बेटा, ये जो कंटेनर है इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि सारा पानी जो वजन में ज्यादा है, जो वजन में ज्यादा है वो बॉटम में जमा हो जाएगा, बॉटम में जमा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको शांत रखा तो सारा पानी नीचे जमा हो जाएगा और सारा ऑयल जो वजन में हल्का था वो ऊपर जमा हो जाएगा। ये ऑयल, ऑयल वजन में क्या होता है, हल्का होता है। आपने देखा होगा बहुत बार, पानी में अगर ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल ऊपर रहता है और पानी नीचे, क्योंकि पानी वजनदार होता है, हेवी होता है, तो पानी नीचे ऑयल ऊपर। अब आपको इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे नल बिठा दो, ऐसे नल बिठा दो और नल चालू करो। नल को चालू करेंगे तो क्या होगा, ये सारा पानी एक कंटेनर में जमा हो जाएगा। नल को चालू करो, सारे पानी को हटा के यहाँ निकाल लो। जैसे ही पानी खत्म हो गया नल बंद कर दो, तो पानी अलग कंटेनर में आ गया, ऑयल अलग कंटेनर में आ गया। सिंपल। तो ऐसे जो दो लिक्विड आपस में घुलते मिलते नहीं है, इसको इमिस्क्रिबल लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, तो दो इमिस्क्रिबल लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, इसको सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड। तो इसमें एक फनेल होता है, फनेल मतलब नरसाला, सेपरेटिंग फनेल, नरसाला रहता ना जो हम गैस तेल वैस तेल भरने के लिए यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनेल। इसमें केरोसिन रखा गया और वाटर रखा गया। थोड़ी देर के लिए इसको स्टैंड पे ऐसे टंगा के थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रखो, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, सारा ऑयल ऊपर मतलब केरोसिन ऊपर, पानी नीचे। तो बेटा होगा क्या, सारा केरोसिन ऊपर जमा हो जाएगा, वाटर नीचे। अभी जो स्टॉप कॉक है, ये जो टूटी है, टूटी स्टार्ट करो, टूटी को चालू करते ही ये पानी नीचे गिर जाएगा। तो केयरफुली उसको देखते रहो, जैसे ही ये पूरा पानी खत्म हो गया टूटी को बंद कर दो, तो टूटी को बंद करते ही सारा पानी बीकर में जमा हो जाएगा और सारा केरोसिन फनेल में रह जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से इसको सेपरेट किया जाता है। व्हेन मिक्सचर ऑफ टू इमिस्क्रिबल लिक्विड, इमिस्क्रिबल मतलब जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते या मिक्स नहीं होते। याद रखो केमिस्ट्री का एक नियम होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पेट्रोल में रॉकेल मिक्स होता है
तो पेट्रोल और रॉकेल मिक्स करोगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन पेट्रोल और पानी मिक्स नहीं होता, पेट्रोल और रॉकेल मिक्स नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर हम इससे सोल्यूशन कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल में पानी डालेंगे या केरोसिन में पानी डालेंगे तो वो इमिस्क्रिबल है। इमिस्क्रिबल मतलब आपस में वो घुलते नहीं हैं। ओके, लेफ्ट अनडिस्टर्ब टू लेयर्स आर फॉर्म। थोड़ी देर के लिए इसको हम शांत ऐसे रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए, तो दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे। केरोसिन का लेयर ऊपर बनेगा, पानी का लेयर नीचे बनेगा, क्योंकि पानी हेवी होता है, केरोसिन हल्का होता है। द हेवियर लिक्विड रिमेन्स एट द बॉटम। जो हेवियर होगा, जो ज्यादा वजन का लिक्विड होगा, वो नीचे रहेगा। तो सर दोनों का डेंसिटी सेम रहा तो नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिक्विड बदल के डेंसिटी बदल जाएगी। ओके, द लाइटर लिक्विड फ्लोट्स अबव इट। जो वजन में हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, जो वजन में ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। टू इमिस्क्रिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दो ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, उन्हीं को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसीजर: पोर अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनेल विथ इट्स स्टॉप कॉक क्लोज। क्या करो, ये जो स्टॉप कॉक है ये टूटी बंद करो, और जो दो लिक्विड जो आपस में हमने मिक्स करके रखे हैं उसको इस फनेल में भर दो, और थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब रखो। क्लोज द स्टॉपर, ये टूटी बंद करो। फिक्स द सेपरेटिंग फनेल फर्मली टू द स्टैंड, और ये जो सेपरेटिंग फनेल है इसको स्टैंड के ऊपर रख दो। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के ऐसे ही शांत रख दो। क्या होगा? वाटर रिमेन्स बिलो, पानी वजनदार होता है, बॉटम में जमा हो जाएगा। केरोसिन फ्लोट अबव इट, जो रॉकेल होता है वो वजन में हल्का होता है, वो उसके ऊपर जमा हो जाएगा। विदाउट शेकिंग द फनेल, फनेल को धक्का मत दो। और रिमूव द स्टॉपर, ये नल चालू कर दो। ओपन द स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक चालू कर दो। ये नल, स्टॉप कॉक मतलब ये वॉल नल जो भी है उसको चालू कर दो। एंड कलेक्ट द वाटर एट द बॉटम इन द बीकर, और सारा पानी इस बीकर में जमा कर दो। जैसे ही पानी खत्म हो रहा है टूटी बंद कर दो, तो रॉकेल ऊपर और पानी नीचे। क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल वाटर इज कलेक्टेड। नाउ केरोसिन एंड वाटर आर सेपरेटेड। टेक्निक बहुत सिंपल है, बस आंसर बड़ा है, तो डायग्राम ड्रॉ करो अच्छी, और ये सारी चीजें रट लो। बस यही एक तरीका है, यही एक ट्रिक है जिससे आप एनसीईआरटी के बच्चों को हरा सकते हो, क्योंकि वो बच्चे रट्टा नहीं मारते, वो अपने आप को बहुत डेढ़ शाने समझते हैं। बहुत छोटे बच्चे बन के रहो, अच्छे से ये पूरा आंसर याद करो, आईने के सामने प्रैक्टिस करो, डायग्राम बार बार बनाओ, और आंसर याद करके कैमरा के सामने इसके वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना अच्छे फॉर्मेट में। अगर मुझे पसंद आता है तो बेटा मैं इसका YouTube शॉर्ट्स बना के अपने चैनल पे चलाऊंगा, आपकी तारीफ भी करूंगा, जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो, ये सारा आंसर एज इट इज रटो, बिना समझे नहीं रटना है, पहले समझना है फिर रटना है। सिंपल। दो इमिस्क्रिबल लिक्विड मतलब जो आपस में घुलते नहीं हैं, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो एक फनेल जैसा एक अरेंजमेंट लो, जिसको स्टैंड पे एकदम शांत रख दो, उसको हलाओ मत, धक्का मत दो। तो होगा क्या, जो वजन लिक्विड होगा वो नीचे जमा हो जाएगा, और जो हल्का लिक्विड होगा वो ऊपर जमा हो जाएगा। नल की टूटी खोलो, नीचे का लिक्विड निकाल लो, जैसे ही ये खत्म होते आए इसको बंद कर दो, तो ऊपर केरोसिन नीचे पानी जमा हो गया। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। ये मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन ध्यान से सुनो बेटा। सेंट्रीफ्यूजेशन, ये जो वर्ड आया एक स्पेशल वर्ड से आया, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं समझाता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा होने आया। चलो, और 20 मिनट में खत्म करेंगे। यस, चलो 20 से 25 मिनट में निपटा देता हूं मैं इसको, बहुत बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं। इसको थोड़ा सा शांति से समझाता हूं, ध्यान से सुनो, एक आराम से समझो। एक मोशन होती है जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब बॉडी अगर सीधे लाइन पे चल रही है तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। सिंपल, कोई भी बॉडी अगर सीधे लाइन पे चल रही है तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। दूसरा, एक होती है सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी किसी सर्कल पे चल रही है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पे ना बेटा बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलते चलो, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो इस पे एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी तो आपने देखा होगा जब हम मेरी गो राउंड में घूमते हैं ना,
मेरी गो राउंड में ये ऐसे मेरी गो राउंड होता है, मेरी गो राउंड ऐसा बड़ा सा जायंट व्हील होता है, इसमें ना बेटा ऐसे चेन लगी होती है, चेन पे ऐसा घोड़ा टाइप होता है। जब हम घोड़े पे बैठते हैं तो जब ये गोल घूमता है ना तो ये घोड़ा किधर जाता है, बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ। आपने देखा होगा, आप ऐसे बिन के ऐसे 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 गोल घूम रहे हो तो घोड़े पे जो बैठता है ना, ये जो चैन होती है ये बाहर की तरफ मूव करती है। जब ये घूमने लगता है, जब ये जायंट व्हील घूमने लगता है ऐसे गोल गोल, तो ये बाहर की तरफ जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि सर्कल में घूमते हुए चीज पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। कोई भी चीज जब सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना समझा? कोई भी चीज सर्कल पे चल रही है तो उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस मतलब जब अलग अलग चीजें आपस में मिल जाती है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे सिंपल सा सॉल्यूशन, मान के चलो इसमें पानी है और पानी के साथ रवा है। रवा मतलब सेमोलेना जो भी होता है, ओके। पानी है और पानी में मैंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी, ओके। मान लो ये इसमें क्या है, सॉइल है, सॉइल और ये वाटर है। तो फिर सर मुझे क्या करना है, सॉइल और वाटर को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? एक सैंड पेपर ले लो या छन्नी ले लो एक, और छन्नी के ऊपर ये पानी डाल दो। तो होगा क्या, पानी इसमें से पास हो जाएगा, नीचे सब पानी जमा हो जाएगा और सारी मिट्टी इस पे चली जमा हो जाएगी। तो इस तरह से मिट्टी अलग हो गई और पानी अलग हो गया। तो इसको हमने छान के सेपरेट कर लिया, फिल्टर करके सेपरेट कर लिया। तो हमने इसको फिल्टर क्यों कर पाए? क्योंकि मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर पाए। लेकिन बेटा याद रखो, मिल्क जो होता है, मिल्क, दूध, मिल्क भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन मिल्क के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये ग्रीन कलर के पार्टिकल है और रेड कलर के पार्टिकल है, दोनों का साइज बहुत छोटा होता है। अच्छा देखो, हाँ ध्यान से सुनो, ये जो पानी और सॉइल आपस में मिक्स हुई है, इनको सेपरेट करने के दो तरीके। पहला, एक तो आप उसको फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा और मिट्टी ऊपर रह जाएगी। या फिर आप इस कंटेनर को 10 मिनट के लिए एक जगह पे बिना डिस्टर्ब किए रख दो, तो सारे जो मिट्टी के पार्टिकल है वो बॉटम में जमा हो जाएंगे और सारा क्लीन वाटर ऊपर रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मिल्क को 2 दिन भी ऐसे रखेंगे तो मिल्क के अलग अलग पार्टिकल बॉटम में जमा नहीं होंगे। या फिर आप मिल्क को छान लोगे तो छानने की वजह से ये ग्रीन और रेड पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है और बहुत छोटा है। तो अगर मुझे इसको सेपरेट करना है, ये रेड मॉलिक्यूल को और ग्रीन मॉलिक्यूल को जो मिल्क में है, तो मुझे इनको सर्कल में घुमाना होगा। तो मैं जब इनको सर्कल में घुमाऊंगा तो इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। बस इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। देखो ये क्या है, मैनुअल सेंट्रीफ्यूज। जैसे गन्ने का नहीं होता, गन्ने का जूस निकालते हैं, जब मैं ये घुमाऊंगा, इसको घुमाऊंगा तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है ना बेटा, ऐसे गोल गोल घूमेंगे, सर्कल में चक्कर लगाएंगे ऐसे, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सॉल्यूशंस रखे हैं ना वो भी सर्कल में घूमेंगे, उस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसमें क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज होता है, मशीन होती है ये, जिसमें एक डिस्क लगी होती है, ऐसे डिस्क लगी होती है, और डिस्क में हम ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ट्यूब रख सकते हैं। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया बेटा, ये डिस्क जोर से घूमने लगेगी। जब ये डिस्क जोर से घूमेगी तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब रखे हैं और इसमें लिक्विड रखा है, ये लिक्विड भी घूमने लगेगा, जिसके कारण उस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह जमा हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो दोनों पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन दोनों पार्टिकल का मास अलग अलग होने के कारण उस पे अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जो हेवी चीजें होंगी वो बॉटम में जमा हो जाएंगी और थोड़ी सी हल्की चीजें ऊपर जमा हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा देखो, टर्बिड वाटर मतलब, अच्छा ये सेंट्रीफ्यूज, देखो जब हम इसको गोल घुमाएंगे, जैसे ये सेंट्रीफ्यूज था, जब मैं इसको गोल घुमा रहा हूं तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ऐसी थी वो घूमने की वजह से ऐसे हो गई। तो इसमें जो वजनदार पार्टिकल होंगे उस पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो बॉटम में जमा हो जाएंगे, और हल्के पार्टिकल यहां रह जाएंगे, क्योंकि ये गोल घूम रहे हैं। गोल घूमते हुए पार्टिकल पे बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही वर्किंग होता है किसका, सेंट्रीफ्यूज मशीन का। टर्बिड वाटर है, इंक है, मिल्क है, बटर मिल्क है और ब्लड है। दीज आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। तो इन सब में क्या होता है,
लिक्विड के साथ साथ इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। ओके, व्हेन टर्बिड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर हमने टर्बिड वाटर मतलब गंदा पानी थोड़ी देर के लिए साइलेंट रख दिया, तो जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जो मैं पहले समझा रहा था आपको। क्योंकि क्या होता है, बट द पार्टिकल ऑफ मिल्क, लेकिन अगर हमने दूध को अनडिस्टर्ब रखा या इंक मतलब स्याही उसको अनडिस्टर्ब रखा, तो बहुत देर के बाद रखने पर भी उनमें के जो पार्टिकल है वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, वो सेटल नहीं होते। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी एंड लाइट। ये क्यों होता है? क्योंकि मिल्क के अंदर, इंक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे और हल्के होते हैं। तो दीज पार्टिकल्स रिमेन्स इवेंचुअली डिस्टर्ब इन द लिक्विड, तो बहुत देर रखने के बावजूद भी इंक के अंदर के पार्टिकल, मिल्क के अंदर के पार्टिकल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन जो टर्बिड वाटर है उसको थोड़ी देर के लिए हमने ग्लास में शांत रख दिया, तो सारी मिट्टी बॉटम में जमा हो जाएगी, क्लीन पानी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल वजन में ज्यादा होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, बॉटम में जमा हो जाएंगे और जो क्लीन वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन दूध हो गया, इंक हो गया, इसको कितने भी दिन रखो, इसके अंदर भी बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग सॉल्यूशन से आते हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं होते, वो बॉटम में सेटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो वजन में हल्के होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। सच पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। इनको हम फिल्ट्रेशन या एक जगह रखने से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन करने जाएंगे, दोनों का साइज छोटा है, दोनों पास हो जाएंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या करते हैं, ऐसे लिक्विड जिनको हम फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते, जिनको हम एक जगह रख के सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे लिक्विड को भरा जाता है एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में, और इस एक्सपेरिमेंटल ट्यूब को बहुत जोर से गोल 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 घुमाया जाता है। जैसे जायंट व्हील गोल घूमने पर उस पे बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे ही इस लिक्विड को बहुत जोर से घुमाने पर, बहुत जोर से घुमाने पर ये लिक्विड ऐसे बाहर चला जाएगा, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे जो हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सेटलिंग से सेपरेट नहीं कर सकते, अब इसको बहुत जोर से घुमाने के कारण उस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो मॉलिक्यूल्स बॉटम में जाके एक जगह जमा हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स हम सेपरेट कर सकते हैं। या तो हैंड मैनुअल सेंट्रीफ्यूज क्यों बोला है, गन्ने में से रस निकालने के लिए एक मशीन होती है जिससे वो भैया जोर जोर से वो चक्का घुमाता है, वैसे ही यहाँ हैंडल पकड़ो, इसको जोर से गोल घुमाओ तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्यूब गोल घूमेंगे। या फिर आप इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज यूज करो जिसमें एक डिस्क होगी, डिस्क में क्या करो, ऐसे 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 एक्सपेरिमेंटल ट्यूब इसके अंदर रखो, स्विच ऑन करते ही ये डिस्क जोर से गोल घूमने लगेगी। गोल घूमने के बाद उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है ये ऐसे हो जाएंगे, ये जो ट्यूब है घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसी हो जाएगी, और इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स बॉटम में जमा हो जाएंगे। इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। तो इस मशीन को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन। समझो क्या बोल रहा है, इन लेबोरेटरी अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। अगर एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड रखा है, और अगर सॉलिड का पार्टिकल बहुत छोटा छोटा है, हल्का है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते या सेटलिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क विच रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, एक डिस्क होती है जो बहुत हाई स्पीड से रोटेट होती है। टेस्ट ट्यूब आर अटैच टू द रिम ऑफ द डिस्क। इसके रिम पे, रिम मतलब ये जो पार्ट होता है इसको रिम बोलते हैं, कड़ा, इस पे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब अटैच कर देते हैं। रिम पे टेस्ट ट्यूब अटैच करके ऐसे रख देते हैं। और व्हेन द ट्यूब्स रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड, और जिस लिक्विड के पार्टिकल को सेपरेट करना है वो लिक्विड इसमें भर देंगे, लिक्विड इसमें भर देंगे। ट्यूब रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड, फोर्स इज जनरेटेड, और इसको क्या किया जाएगा, बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाएगा, जिसके कारण ये सर्कल में घूमेंगे। घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण दिस फोर्स पुशेस अ पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसके वजह से यहाँ के जो पार्टिकल है पुश होके किधर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ऐसे गोल घूम रही है, तो यहाँ से इस पे फोर्स लगा और ये सारे जाके क्या हो गए, बॉटम में जमा हो गए। सॉलिड पार्टिकल कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सारे सॉलिड पार्टिकल जमा कर लिए जाएंगे। लिक्विड रिमेन अबव, और सारा लिक्विड ऊपर रह जाएगा उसके। द सॉलिड पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। इस तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या हम इसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन करने जाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इन पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत छोटा है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। अच्छा, अब लास्ट एक टेक्निक बच गई जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज से हम सॉल्यूशन में से अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान इसमें क्या करते हैं, हम एक पेपर ले लेते हैं, एक स्पेशल टाइप का पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का पेपर ले लेते हैं जिसको क्रोमेटो पेपर बोलते हैं, ठीक है ना, पेपर। अच्छा, एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं इस पे ऐसे करके, ठीक है। और इस पेपर को हम वाटर में डीप कर लेते हैं और मेक श्योर करते हैं जो हमने रेफरेंस लाइन बनाई, एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो, ओके। जो रेफरेंस लाइन बनाई वो रेफरेंस लाइन इस सॉल्यूशन में डूबना नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन पे जो लाइन ड्रॉ की है वहां पे एक इंक का स्पॉट बना देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, फिर अब होगा क्या बेटा, जैसे ही हमने इस पेपर को इसमें डीप किया, अब होगा क्या, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है हम आगे सीखेंगे। कैपिलरी एक्शन वही होता है जिसकी वजह से जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के अंदर जमीन का पानी ऊपर तक के पत्ते तक जाता है। आपने कभी सोचा है, नेचर की एक अरेंजमेंट होती है, नॉर्मली हमको जमीन से पानी छत पे चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन आपने ये सोचा है जो पेड़ होता है, पेड़ के रूट्स होते हैं और ये ऐसे ब्रांचेस होते हैं, यहाँ पे मान लो इसका लीव्स है ऐसे, तो पानी तो हम उसके रूट्स पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं पानी, तो यहाँ से पानी इसमें से होते 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 ग्रेविटी के आगे यहाँ तक पहुंचता है। तो यहाँ से पानी यहाँ तक किस एक्शन से पहुंचता है, कैपिलरी एक्शन। अभी आप इसका सिर्फ नाम याद रखो, कैपिलरी एक्शन से रूट से पानी कहाँ तक पहुंचता है, लीव्स तक पहुंचता है। तो उसी कैपिलरी एक्शन से ये जो पानी है, ये स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इस पेपर में ऊपर 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 चढ़ते हुए टॉप तक जाएगा, ये ऊपर ऊपर चढ़ते हुए टॉप तक जाएगा, ठीक है, समझो। अच्छा, एक बात बताओ, है क्या बेटा, इस इंक में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मिक्सचर से बना है ये। इस इंक में मान लो कुछ रेड कलर के पार्टिकल हैं, प्लस कुछ कुछ क्या है इसमें, ग्रीन कलर के पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, दो ही कर लेते हैं अपन, रेड और ग्रीन कलर के पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या कि ये जो सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्वेंट ऐसे ऐसे कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर तक गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये सॉल्वेंट जब इस इंक को क्रॉस करके ऊपर जा रहा था, तो इस इंक में का जो रेड पोर्शन है इस सॉल्वेंट के साथ अटैच हो गया, इस सॉल्वेंट के साथ अटैच होगा। ये जो वाटर ऊपर जा रहा था, ये जो लिक्विड ऊपर जा रहा था, इसमें का रेड पार्ट इसमें मिक्स हो गया, इसमें मिक्स हो गया तो हुआ ये कि वो उस वाटर के साथ ऊपर तक चला गया, उस वाटर के साथ ऊपर तक चला गया, मूव हो गया। इसको मूविंग फेज बोलेंगे, क्योंकि ये जो रेड पार्टिकल्स थे इस वाटर में घुल गए और वाटर में घुल के वो ऊपर तक चले गए। लेकिन इसमें का जो ग्रीन पार्ट था, वो ग्रीन पार्ट इस वाटर के साथ या इस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा नहीं घुला। ज्यादा नहीं घुला मतलब वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा क्या, नहीं, वो तो नीचे ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने इस तरह से ये जो इंक में ग्रीन पार्टिकल थे और रेड पार्टिकल थे, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है इसको बोलेंगे मूविंग फेज। क्या बोलेंगे, मूविंग फेज। और ये जो रेस्ट रह रहा है, कागज जो रेस्ट रह रहा है, इसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो इसको, इस टेक्निक को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। समझाता हूं मैं आपको, क्रोमेटोग्राफी, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, टेक सम वाटर इन द बीकर, बीकर में पानी लो। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर, ये जो पेपर लिया था हमने, एक फिल्टर पेपर लो रेक्टेंगुलर शेप का। पुट अ स्पॉट ऑफ ब्लू इंक ऑन इट अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एज, एक एज से 2 सेंटीमीटर पे एक इंक का स्पॉट रखो। कीप दिस पेपर अपराइट इन द वाटर बीकर, इस पेपर को अपराइट वाटर बीकर में रखो। प्लेस द लीड ऑन द बीकर, इस पे ढक्कन रख दो। आफ्टर सम टाइम द स्पॉट, मेक श्योर करो कि जो इंक है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, ये जो स्पेशल तरह का पेपर हमने यूज किया है, उस पेपर में ये जो वाटर है
ऊपर तक जाएगा। अब जब ये इंक को क्रॉस कर रहा होगा तो इंक में अलग अलग तरह के मिक्सचर्स होंगे। तो इंक के अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट इसके साथ ज्यादा घुल जाएंगे, कुछ कंपोनेंट इसके साथ कम घुल जाएंगे, कुछ कंपोनेंट इसके साथ बिल्कुल नहीं घुलेंगे। तो जब ये वाटर ऊपर जा रहा था तो जो कंपोनेंट इसके साथ ज्यादा घुल गए वाटर के साथ वो ज्यादा ऊपर तक चले गए, और जो कंपोनेंट इसके साथ कम घुल गए वो इसके साथ कम ऊपर गए, और जो कंपोनेंट इसके साथ बिल्कुल नहीं घुले तो वो वहीं पे पेपर को चिपक के वहीं पे रह गए। तो ये जो इंक था जिसमें अलग अलग कलर थे वो सारे अलग अलग कलर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इफ देर आर टू और मोर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द इंक, अगर इंक में दो या दो से ज्यादा अलग अलग कलर के कंस्टिट्यूएंट है, दे राइज टू द डिफरेंट हाइट, वो अलग अलग हाइट तक राइज हुए। क्यों? क्योंकि उनकी वाटर के साथ रिएक्ट होने की, वाटर के साथ डिजोल्व होने की एबिलिटी कैसी थी, अलग अलग थी। जो ज्यादा घुला वो पानी के साथ ऊपर चला गया, जो कम घुला वो पानी के साथ कम ऊपर गया, और जो बिल्कुल नहीं घुला वो वहीं पे रह गया। तो इस तरह से इंक के अंदर के जो अलग अलग कंपोनेंट थे वो सेपरेट हो गए। दस दे अपीयर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी डन यूजिंग चॉक स्टिक इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की जगह आप एक चॉक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पे जो इंक का स्पॉट था, जैसे ही हमने इसको पानी में डुबाया, पानी इस इंक फिल्टर पेपर पे ऊपर तक गया। तो ऊपर जाते जाते इस इंक के जो कंपोनेंट पानी के साथ ज्यादा घुल जाएंगे वो पानी में घुल के ऊपर तक जाएंगे, और जो कंपोनेंट कम घुल जाएंगे वो कम ऊपर तक जाएंगे, और जो बिल्कुल नहीं घुलेंगे पेपर से चिपके रहेंगे वो वहीं पे रहेंगे। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इन क्रोमेटोग्राफी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर यूज। प्रॉपर्टी के दो सब्सटेंस यूज की गए। एक प्रॉपर्टी कौन सी? जो पानी के साथ घुलने वाली है, और एक प्रॉपर्टी कौन सी? जो पेपर के साथ चिपक के रहने वाली है। जो सब्सटेंस पेपर के साथ चिपक के रहता वो यहीं रह गया, और जो लिक्विड में घुल गया वो लिक्विड के साथ ऊपर चला गया। और लिक्विड ऊपर क्यों जा रहा? कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन मतलब वही एक्शन जिससे जो जमीन के जो पेड़ के रूट्स होते हैं उससे होते हुए पानी ऊपर के लीव्स तक जाता है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप। सॉल्युबिलिटी मतलब पिघलने की एबिलिटी सब्सटेंस की जो इंक के अंदर है। सॉल्वेंट मतलब पानी। तो कुछ कंपोनेंट जो इंक के है वो पानी के साथ घुल जाएंगे। पानी किधर जा रहा? ऊपर। तो जो कंपोनेंट घुल गए वो पानी के साथ ऊपर तक जाएंगे, ये वाले। और कुछ की एबिलिटी होती है सब्सटेंस टू स्टिक द स्टेशनरी फिल्टर पेपर, और कुछ जो कंपोनेंट होंगे इंक के अंदर वो क्या करेंगे? मैं तो चिपका रहूंगा भाई पेपर से, तो वो नीचे ही रह जाएंगे, और जो घुल गए वो ऊपर तक चले गए। दीज प्रॉपर्टीज आर अपोजिट। ये अपोजिट है और डिफरेंट है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। तो जो घुलने वाला मटेरियल है इसके अंदर का वो ऊपर तक जाएगा, और जो पेपर से चिपकने वाला मटेरियल है वो यहीं रह जाएगा। इस तरह से दो अपोजिट नेचर के मटेरियल इंक से सेपरेट हो गए। एज अ रिजल्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट राइज इक्वली। तो इसके कारण सभी जो कंपोनेंट है वो इक्वल हाइट तक राइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर के कंपोनेंट की एबिलिटी अलग अलग है। कुछ कंपोनेंट क्या प्रेफर करेंगे कि भाई मैं फिल्टर पेपर से चिपका रहूंगा। कुछ पेपर जो इंक के मॉलिक्यूल है वो क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो पूरा घुल जाऊंगा और जहां तक पानी जाएगा वहां तक मैं जाऊंगा। कुछ क्या बोलेंगे, जहां तक पानी जाएगा मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऊपर तक जाऊंगा। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट अलग अलग हाइट पे रहेंगे फिल्टर पेपर के, और सेपरेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज टॉपिक हुआ खत्म, फटाफट निपटाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? मैटर से बना होता है। वेरी सिंपल। डेट डैश एंड डेट डैश आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास एंड वॉल्यूम दो प्रॉपर्टी होते हैं मैटर के। मैटर मेड ऑफ ओनली वन टाइप इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एक्जैक्टली अलाइक इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं जिसमें से 92 क्या है? नेचुरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एलॉय है, एलॉय। ठीक है। सिल्वर क्या है? सिल्वर एक एलिमेंट है। सिल्वर एलिमेंट भी है और सिल्वर एक मेटल भी है। ओके। क्या है? भजनी मिक्सचर ऑफ मिलिंग। भजनी मिक्सचर ऑफ मिलिंग क्या है? एक मिक्सचर है, सिंपल। ओके। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है, सही है कि नहीं? सॉल्ट एक कंपाउंड है क्योंकि ये Na और Cl दो अलग अलग से मिक्स होके बनता है, NaCl। और कोल क्या है भाई? कोल एक एलिमेंट है। कोल भी क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट देख लो कितना टाइम बचा है, और वापस चलो 20 मिनट में खत्म करना है हमको। तो
आपको क्या करना है, सिंबल, उसका ओरिजिनल नेम और नेम इन यूज पेयर मिलाना है। ऑरम, एयू किसका होता है, ऑरम। ऑरम मतलब क्या होता है, ऑरम मतलब होता है गोल्ड। सही है, एयू ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड। सही है। अच्छा, दूसरा एजी, एजी मतलब सिल्वर, और सिल्वर एजी की कहां से आया, एजी आया अर्जेंटम से, और अर्जेंटम मतलब सिल्वर। एजी आया अर्जेंटम से, और अर्जेंटम मतलब सिल्वर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनी, एनी मतलब नियॉन होता है ना, एनी नियॉन होता है, एनी होता है नियॉन, और इसका नाम भी क्या है, नियॉन। सही है, एनी नियॉन नियॉन, कोई दिक्कत नहीं। एनआई क्या होता है, एनआई होता है निकेल, एनआई क्या होता है, निकेल, एनआई निकेल, और इधर भी निकेल। ठीक है। एच क्या है, हेलियम, हेलियम। एच जी हाइड्रागायरम, मर्क्यूरी को बोलते हैं। डब्ल्यू ओल्फ्रम, टंगस्टन को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड एन क्या है, जिंक है। सी डी कैडमियम, एक्सी जेनॉन, ब्रोमीन, टाइटेनियम, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, इरिडियम, प्लेटिनम। कुछ भी नहीं बेटा, एलिमेंट है, इसको रट्टा मारना है। यहाँ पे चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, याद करना है। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मीथेन, CH4 मतलब मीथेन। उसके बाद और कुछ नाम बताऊं मैं आपको, HNO2, ये होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सारी चीजें आपको रट के चलना है। ठीक है बेटा, यहां चलते हैं। एलिमेंट, ठीक है। अब ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ये सारे डेफिनेशन अच्छे से देखो, बहुत सिंपल वे में मैंने दे दिए है। पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सब समझा चुका हूं मैं। ओके, यहाँ चलते, ये भी आपको होमवर्क है। एल्यूमिनियम और सोडियम एलिमेंट है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एलिमेंट मॉलिकुलर फॉर्म है। गोल्ड, सिल्वर ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। कंपाउंड अलग अलग जो मिक्स होके बनता है, एलॉय मतलब जो मिक्सचर होता है। ठीक है, ये सब होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। डिस्टिंग्विश बहुत इजी वे में दिया है मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका मस्त, और आराम से अच्छे से प्रिपेयर करना, मेटल नॉन मेटल, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये भी डिफरेंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बहुत टाइम हो गया है, अपना माइक ऑफ हो जाएगा फिर, अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, ये ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बटर मिल्क इज टर्न टू गेट अ बटर, क्रोमेटोग्राफी इज इंग्रेडिएंट मिक्सचर, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नोट्स मैंने प्रॉपर बना के दे दिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल वे में दिया है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो ऑलरेडी हम नारा हो चुका है। यहाँ चलते हैं। हाँ, ये क्या है भाई, विच precaution will you take while using the method of distillation on separating funnel? The entire apparatus should be properly set up, पूरा setup properly करो। Distillation flask should be carefully heated, उसको properly heat करना चाहिए। Condenser tube should be properly cooled, अच्छे से उसको ठंडा करना चाहिए। Separating funnel care should be taken to well manipulate stopcock, stopcock अच्छे से बंद चालू करने के लिए। ये सारी बहुत आसान चीज़ें बेटा, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये भी बहुत अच्छे से, ये मैंने बता दिया है आपको, डिस्टिलेशन ये सब कुछ सवाल जवाब दोनों है, स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर कर लो। चलो, इट्स फाउंडेशन टाइम, फाउंडेशन के एमसीक्यूज। क्या 10 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। चलो देखो, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मीथेन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ये सोडियम सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। ग्लूकोज C6H12O6। एक काम करो ना, आप होमवर्क ले लो यार, चलो कोई नहीं, ये सारे एमसीक्यू मैंने आपको बना दिए, बहुत सारी चीजें आपको समझा दी है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो बेटा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करो। आंसर की आखिरी में दे दूंगा मैं, सॉल्व करो। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सॉल्व कर लो इसको बढ़िया से, चीजें मानो बेटा, हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो, सारे आंसर मार्क करके रखो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर की है। 50 के 50 एमसीक्यू मैंने दे दिए। लेक्चर लेंदी हो रहा था बेटा, इसलिए हमने बहुत सारी चीजें आपको होमवर्क के लिए दे दी। ये आप इसका भी ये आंसर की आप वेरीफाई जरूर करना, और आपके कितने आंसर आए थे वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, 50 एमसीक्यू से। थैंक यू वेरी मच। 80 मिनट का अपना लेक्चर हो गया। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये मेरी बहुत ही फोटोग्राफ थी, AI से मैंने इसको एडिट कर लिया। ये कहाँ की फोटोग्राफ है? ये चेन्नई की नहीं यार, ये फोटोग्राफ है LAP की, LAP केरला की फोटोग्राफ थी, सी बीच पे ली थी मैंने। ओके,
तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक बात जरूर याद रखना, मैंने जो आपको टेक्निक बताई, रट्टा मारो, बहुत सारा डेटा है, इसको रटो, अभी आप रट सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।